जब हम मौर्य साम्राज्य, गुप्त वंश या वैदिक काल के बारे में सुनते हैं तो दिमाग में हजारों साल पुराने भारत की एक तस्वीर सी बन जाती है ना? पर कभी सोचा है ये तस्वीर ये बनी कैसे? मतलब जब कोई गवाही नहीं था तो इतिहासकार हमारे अतीत को फिर से जिंदा करते कैसे हैं? सच कहूं तो ये किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। और आज हम उन्हीं सुरागों की पड़ताल करने वाले हैं जिनसे हमारा पूरा अतीत लिखा गया है। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है कि भाई बिना किसी टाइम मशीन के हम हजारों साल पहले के समाज, उनकी राजनीति और उन लोगों के बारे में इतना सब कुछ जानते कैसे हैं? जवाब छिपा है उन सबूतों में जो वक्त की धूल के नीचे दबे पड़े थे और जिन्हें बड़ी मेहनत से एक एक करके खोजा गया। तो चलिए शुरू करते हैं ये ऐतिहासिक जासूसी। तो देखिए, अपनी इस खोज में हम 4 मेन सोर्सेस को खंगालेंगे। सबसे पहले देखेंगे धर्म ग्रंथों को, फिर नजर डालेंगे ऐतिहासिक ग्रंथों पर। इसके बाद हम जानेंगे कि जो विदेशी भारत आए उन्होंने हमारे बारे में क्या लिखा। और आखिर में सबसे पक्के सबूत यानी पुरातत्व। और फिर सबसे मजेदार हिस्सा कि कैसे इतिहासकार इन सारे टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर तैयार करते हैं। चलिए, तो हमारा पहला सुराग है धर्म ग्रंथ। अब एक बात साफ है, ये किताबें इतिहास लिखने के इरादे से तो बिल्कुल नहीं लिखी गई थी। इनका असल मकसद तो था धर्म, फिलॉसफी और समाज के नियम कायदे समझाना। लेकिन हुआ ये कि अनजाने में ही ये अपने दौर के समाज और कल्चर का एक आईना बन गई और इन्हीं में हमें उस जमाने की बड़ी कीमती झलकियां मिल जाती हैं। और देखिए, हमारे पास इन स्रोतों का एक बहुत बड़ा खजाना है। सबसे पुराने तो हैं हमारे 4 वेद, फिर आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद। सिर्फ यही नहीं, बौद्ध ग्रंथ जैसे त्रिपिटक और जैन आगम साहित्य भी हैं। ये सब मिलकर उस दौर के समाज, उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और लोगों की आम जिंदगी की एक गहरी समझ देते हैं। अब यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये दिखाता है कि ये ग्रंथ कितने काम के हैं। मतलब सोचिए, धार्मिक कहानियों के बीच में कुछ पुराणों में राजाओं की पूरी लिस्ट मिल जाती है। जैसे विष्णु पुराण में मौर्य वंश का जिक्र है, मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश का। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि किसी पूजा की किताब में आपको राजाओं की पूरी फैमिली ट्री मिल जाए। कमाल है ना? लेकिन एक अच्छे जासूस की तरह इतिहासकार का भी पहला नियम यही है, हर सुराग को बहुत सावधानी से परखना पड़ता है। देखिए, ये ग्रंथ कोई सरकारी रिकॉर्ड तो है नहीं। इनमें कहानियां हैं, मिथक हैं और बातें बढ़ा चढ़ाकर भी कही गई हैं। इसलिए इनमें से सच को निकालना ठीक वैसा ही है जैसे भूसे के ढेर से सुई खोजना। अच्छा, तो धर्म ग्रंथों से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उन किताबों की जिनका मकसद धर्म नहीं था, बल्कि घटनाओं को रिकॉर्ड करना, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में लिखना या किसी की बायोग्राफी लिखना था। ये वो ग्रंथ हैं जो धर्म की दुनिया से जरा बाहर निकलकर हकीकत की जमीन पर लिखे गए। तो फर्क एकदम साफ है ना? जहां धर्म ग्रंथ आस्था और आदर्श की बात कर रहे थे, वहीं ये ऐतिहासिक ग्रंथ सीधे सीधे फैक्ट्स और घटनाओं के सीक्वेंस पर फोकस करते हैं। कह सकते हैं कि ये हमारी इतिहास की पहेली के ज्यादा सीधे सपाट टुकड़े हैं। और इसके कुछ उदाहरण तो लाजवाब हैं, जैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मौर्यों के राजकाज और उनके जासूसी सिस्टम पर एक मास्टर क्लास है ये किताब। फिर है पाणिनि की अष्टाध्यायी। है तो ये ग्रामर की किताब, लेकिन मौर्यों से भी पहले के भारत के बारे में बहुत कुछ बता जाती है। और फिर एक बहुत खास किताब है, कल्हण की राजतरंगिणी। और ये नाम याद रखना बहुत जरूरी है। राजतरंगिणी को भारत में हिस्ट्री राइटिंग की पहली सीरियस कोशिश माना जाता है। 12वीं सदी में कल्हड़ ने सिर्फ किस्से कहानियां नहीं लिखी, उन्होंने बाकायदा तारीखों और सबूतों के साथ कश्मीर का एक सिस्टमैटिक इतिहास पेश किया। उस जमाने के हिसाब से ये एक रेवोल्यूशनरी कदम था। तो हमारी इस जासूसी की कहानी में अब एक बाहरी गवाह की एंट्री होती है। कहते हैं ना, कभी कभी तस्वीर को वो इंसान सबसे साफ देख पाता है जो फ्रेम से बाहर खड़ा हो। प्राचीन भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कई विदेशी ट्रैवलर्स, एम्बेसडर्स और स्कॉलर्स यहाँ आए और उन्होंने जो कुछ भी देखा उसे अपनी किताबों में दर्ज कर लिया। इस लिस्ट पर एक नज़र डालिए। सदियों तक दुनिया के अलग अलग कोनों से लोग भारत आते रहे। यूनान से आए हेरोडोटस और मेगास्थनीज, फिर चीन से फाहियान और हुएनसांग आए बौद्ध धर्म को समझने के लिए, और बाद में सेंट्रल एशिया से आए अल बिरूनी। इन सब ने हमें एक आउटसाइड पर्सपेक्टिव दिया जो बहुत कीमती है। और मजे की बात यह है कि हर किसी का फोकस अलग था।
मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल साम्राज्य और पाटलिपुत्र शहर की शान के बारे में लिखा। फिर कई सदियों बाद जब फाहियान आए तो उन्होंने गुप्त काल के आम लोगों की जिंदगी और उनकी खुशहाली पर ज्यादा ध्यान दिया। और वेनसांग ने तो राजा हर्षवर्धन के दरबार और नालंदा यूनिवर्सिटी का आंखों देखा हाल बयान किया है। तो अब तक हमने जितनी भी बात की वो सब कागज या पत्तों पर लिखी बातें थीं, लेकिन अब हम बात करेंगे उन सबूतों की जिन्हें हम छू सकते हैं, और वो है पुरातत्वशास्त्र यानी आर्कियोलॉजी। ये जमीन के नीचे दबे वो सच हैं जो हजारों साल से अपनी कहानी सुनाने का इंतजार कर रहे थे। ये वो सबूत हैं जो झूठ नहीं बोलते और अक्सर किताबों में लिखी बातों को चैलेंज भी करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सबूतों में दो चीजें सबसे जरूरी हैं। एक तो है अभिलेख, मतलब पत्थर के खंभों, चट्टानों या तांबे की प्लेट्स पर खुदे हुए शाही फरमान, और दूसरे हैं सिक्के, जो किसी भी दौर की इकोनॉमी और राजा की पहचान का सबसे बड़ा सबूत होते हैं। सोचिए, ये अभिलेख एक तरह से उस जमाने के ऑफिशियल गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं। जैसे कलिंग के राजा खारवेल, उन्होंने क्या क्या किया, इसकी सारी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। अगर वो न होता तो शायद हम उनका नाम तक नहीं जानते। बिल्कुल वैसे ही समुद्रगुप्त की जीत की पूरी कहानी प्रयाग स्तंभ पर लिखी है। ये सचमुच पत्थर पर लिखा हुआ इतिहास है। और सिक्के तो सिर्फ पैसे नहीं होते, ये तो इतिहास के टाइम कैप्सूल हैं। जरा सोचिए, एक सिक्के पर सम्राट समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। एक इतना बड़ा विजेता और उसकी ये आर्टिस्ट वाली इमेज, ये बात हमें शायद किताबों में न मिलती। ये छोटा सा सिक्का हमें उस महान राजा के एक बिल्कुल पर्सनल साइड के बारे में बताता है, उसके संगीत के शौक के बारे में। ये चीज इतिहास को कितना ह्यूमन बना देती है ना? और आर्कियोलॉजी की पहुंच देखिए, कितनी जबरदस्त है। आज के तुर्की में एक जगह है बुगासकोई। वहां से मिले एक अभिलेख में हमारे वैदिक देवताओं जैसे इंद्र, मित्र और वरुण का नाम मिलता है। और ये कोई कल की बात नहीं, ये 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख है। ये एक सबूत भारत के इतिहास को सीधे सेंट्रल एशिया से जोड़ देता है। ये एक बहुत बड़ी कड़ी है। तो हमने 4 अलग अलग तरह के सुराग देख लिए: धार्मिक किताबें, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों की डायरी और जमीन से निकले सबूत। लेकिन असली काम, असली जासूसी तो अब शुरू होती है। सवाल ये है कि इन अलग अलग बिखरे हुए टुकड़ों से एक भरोसेमंद कहानी बनती कैसे है? तो इतिहासकार क्या करते हैं? वो इन सभी स्रोतों को एक टेबल पे रखते हैं और एक जासूस की तरह हर सबूत को दूसरे से मिलाते हैं। वो सवाल पूछते हैं, क्या पुराणों में लिखी बात को कोई सिक्का या अभिलेख कंफर्म करता है? क्या किसी विदेशी ट्रैवलर ने जो लिखा वैसी ही कोई बात हमें किसी लोकल किताब में भी मिलती है? इसी क्रॉस चेकिंग से इतिहास की सही व्याख्या का काम शुरू होता है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी है वो ये है कि कोई भी एक सोर्स अकेला पूरी कहानी नहीं बताता। असली चैलेंज तो तब आता है जब 2 सोर्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग बात कह रहे हों। मान लीजिए, एक किताब किसी राजा को बहुत महान बताती है, लेकिन उसके सिक्के बहुत छोटे से इलाके में ही मिलते हैं। बस यहीं से असली हिस्टोरिकल एनालिसिस शुरू होता है, जहां हर सबूत को तौलकर अतीत की एक ज्यादा भरोसेमंद तस्वीर बनाई जाती है। और आखिर में एक सवाल हम सबके लिए, जिस तरह हम आज पत्थरों और पुरानी किताबों को जोड़कर अपना अतीत समझ रहे हैं, जरा सोचिए, आज से 2000 साल बाद जो इतिहासकार होंगे वो हमारे इस डिजिटल जमाने को कैसे समझेंगे? क्या वो हमारे सोशल मीडिया पोस्ट्स, डिलीट हो चुकी वेबसाइट्स और क्लाउड पर पड़े डेटा से हमारी कहानी लिखेंगे? सोचने वाली बात है ना?